नमस्कार दोस्तों, बार टू बेंच एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 के अध्याय 6 और 7 की धारा 17 से 24 तक। दोस्तों, धारा 17 में भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण का प्रावधान किया गया है कि यदि राज्य सरकार की राय में इस अधिनियम के अधीन विकास कार्य के प्रयोजन से या फिर किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी अगर किसी भूमि की अपेक्षा है, तब राज्य सरकार ऐसी भूमि को अर्जित कर सकेगी। लेकिन ऐसी भूमि का अर्जन जो किया जाएगा वह भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 यानी कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के उपबंधों के अंतर्गत किया जाएगा। तो आपको दो बातें याद रखनी है। पहली बात, अर्जन कौन करेगा? राज्य सरकार। और दूसरी बात, कैसे करेगी? लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के उपबंधों के अंतर्गत करेगी। इसी धारा 17 में आगे एक परंतु और भी जोड़ दिया गया है। उस धारा 17 के परंतु के अनुसार यदि ऐसा व्यक्ति जिसे कोई भूमि अधिग्रहित की, जिससे कोई भूमि सरकार ने अधिग्रहित की और वो ये देखे कि अधिग्रहण किए जाने से 5 साल गुजर गए, लेकिन अभी तक राज्य सरकार द्वारा उस भूमि का उपयोग उन प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा सका जिनके लिए राज्य सरकार ने उससे इस भूमि का अधिग्रहण किया था, तब ऐसा व्यक्ति भूमि को पुनः वापस किए जाने के लिए राज्य सरकार के समक्ष आवेदन कर सकेगा। और यदि राज्य सरकार भी इस बात से संतुष्ट हो जाए तो वह उस भूमि को वापस किए जाने का आदेश दे सकेगी। यानी कि अगर किसी व्यक्ति से राज्य सरकार ने भूमि का अधिग्रहण किया और 5 साल तक वो व्यक्ति देख रहा है कि जिस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार ने उससे वह भूमि ली थी उन प्रयोजनों के लिए कार्य नहीं किया गया, तो वह व्यक्ति राज्य सरकार से कह सकेगा कि आप मेरी भूमि को वापस कीजिए। और राज्य सरकार अगर संतुष्ट हो जाती है तो वह उस भूमि को वापस कर सकती है। लेकिन वे प्रभार जो अधिग्रहण के संबंध में खर्चे हुए 12% वार्षिक ब्याज के साथ और अधिग्रहण के पश्चात जो विकास प्रभार यानी कि डेवलपमेंट चार्जेस खर्च हुए, उनका भुगतान उस व्यक्ति को राज्य सरकार को करना होगा। तो धारा 17(1) में आपने देखा कि राज्य सरकार भूमि का अधिग्रहण कैसे कर सकती है। और फिर धारा 17(1) के परंतुक में आपने देखा कि अगर 5 साल की अवधि बीतने पर भी सरकार उस भूमि का उन प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं कर पाती जिसके लिए कि अधिग्रहण सरकार ने किया था, तो सरकार आवेदनकर्ता को उस पर खर्चे आदि ब्याज समेत देने पर जमीन पुनः वापस कर सकेगी। अब आते हैं धारा 17 की उपधारा 2 पर। धारा 17(1) में जो जमीन अधिग्रहित की गई उस भूमि पर राज्य सरकार अपना कब्जा कर लेगी। राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहित की, फिर उस पर अपना पोजीशन ले लेगी और कब्जा करने के बाद जिस प्रयोजन के लिए वह भूमि अधिग्रहित की गई थी उस प्रयोजन हेतु संबंधित प्राधिकरण अथवा स्थानीय प्राधिकारी को ट्रांसफर कर देगी। यानी कि भूमि अधिग्रहित करेगी, उस पर अपना कब्जा लेगी और फिर जिस प्राधिकरण को उसे ट्रांसफर करना है उसको ट्रांसफर कर देगी। लेकिन ट्रांसफर करने से पहले जो खर्चे वगैरह जो सरकार के हुए उनका भुगतान उनसे लेगी। अब आते हैं धारा 18 पर। धारा 18 में यह बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा जो भूमि अधिग्रहित करने के बाद संबंधित प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकारी को अंतरित की गई थी, उसका जैसे वह प्राधिकार या स्थानीय प्राधिकारी उचित समझे किसी भी व्यक्ति को निस्तारण कर सकेगा। धारा 17 में जो राज्य सरकार ने जमीन किसी प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकारी को अंतरित की, तो धारा 18 में उस प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकारी को यह पावर दी गई कि वो जैसे चाहे किसी भी व्यक्ति को उसका निस्तारण कर सकेगा। अब धारा 18 की उपधारा 2 ये कहती है कि इस निस्तारण का अर्थ
दान से नहीं लगाया जाएगा कि प्राधिकरण वह जमीन किसी को भी ऐसे ही गिफ्ट कर दे फ्री में या दान में दे दे, बल्कि इसका अर्थ विक्रय, विनिमय या पट्टे द्वारा या किसी प्रकार के सुखाधिकार, अधिकार या विशेषाधिकार द्वारा निस्तारण से लगाया जाएगा। इसमें मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि विकास प्राधिकरण को जो पावर दी गई कि वो किसी भी व्यक्ति को जैसे चाहे, जैसे उचित समझे निस्तारित कर सकती है उस संपत्ति को, उस भूमि को। लेकिन निस्तारण का अर्थ दान से नहीं है कि किसी को चाहे तो गिफ्ट दे दे, वो चाहे तो उसका विक्रय कर ले, चाहे एक्सचेंज कर ले या पट्टे पर दे दे या सुखाधिकार, अधिकार या विशेषाधिकार द्वारा निस्तारित कर दे, ऐसे कर सकती है। धारा 18 की उपधारा 3 ये प्रावधान करती है कि संबंधित प्राधिकरण अथवा स्थानीय प्राधिकारी उस भूमि को बंधक कर सकता है या प्रभार घटित कर सकता है, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन है कि खाली 4 को कर सकता है। नंबर 1 LIC, नंबर 2 हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नंबर 3 ए बैंकिंग कंपनी एज डिफाइंड इन द उत्तर प्रदेश पब्लिक मनीज रिकवरी ऑफ ड्यूज एक्ट 1972, एंड फोर्थ है एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाई स्टेट गवर्नमेंट। धारा 18 में बस यही इंपॉर्टेंट है, बस एक उपधारा 6 और आप लोगों को देखनी होगी कि उपधारा 4 के अधीन जो आदेश दिया जाता है तो उस आदेश से शुद्ध कोई व्यक्ति उस आदेश के परिज्ञात होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर डिस्ट्रिक्ट जज को अपील प्रस्तुत कर सकेगा और उनका निर्णय अंतिम होगा। तो इसमें आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि ये अपील डिस्ट्रिक्ट जज को की जाएगी, उनका निर्णय अंतिम होगा और जो आदेश है उसके 30 दिन के अंतर्गत की जाएगी, और ये उपधारा 4 के अंतर्गत जो आदेश दिया गया है उसके अगेंस्ट में की जाएगी। अब धारा 19 पर आते हैं। धारा 19 नजूल भूमि के संबंध में प्रावधान करती है। अब सबसे पहला प्रश्न तो ये उठता है कि ये नजूल भूमि होती क्या है। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है। दरअसल नजूल भूमि राज्य सरकार की भूमि होती है। नजूल भूमि का नियंत्रण, संरक्षण, पर्यवेक्षण सब राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार नजूल भूमि को विकास कार्य करवाने के उद्देश्य से विकास प्राधिकरण से करार करके उसे उस नजूल भूमि को सौंप सकती है, और जब राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नजूल भूमि विकास प्राधिकरण को सौंप देती है तो ऐसी नजूल भूमि पर विकास कार्य विकास प्राधिकरण के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में किया जाता है। मतलब नजूल भूमि सरकार की भूमि होती है, राज्य सरकार की, और राज्य सरकार ही उसका नियंत्रण और संरक्षण करती है। लेकिन जब राज्य सरकार चाहती है तो एक विकास प्राधिकरण से करार करके वह भूमि विकास प्राधिकरण को सौंप देती है, और जब वो विकास प्राधिकरण को सौंप देती है तो फिर उस भूमि पर विकास कार्य विकास प्राधिकरण के द्वारा कराया जाता है। अब आते हैं अध्याय 7 पर, वित्त, लेखा और संपरीक्षण, यानी कि फाइनेंस, अकाउंट्स एंड ऑडिट्स। धारा 20 प्रावधान करती है कि प्राधिकरण का अपना स्वयं का एक कोष होगा। प्राधिकरण का अपना एक स्वयं का कोष होगा, और उस कोष में निम्नलिखित धनराशि सम्मिलित होगी। तो उस कोष में क्या क्या सम्मिलित होगा? नंबर 1, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, ऋण और अग्रिम, यानी कि राज्य सरकार से जो भी अनुदान प्राप्त हुआ, कोई लोन प्राप्त हुआ, कोई एडवांस प्राप्त हुआ, वो सारी धनराशि इसमें आएगी। दूसरा, राज्य सरकार से भिन्न किसी स्रोत से प्राप्त ऋण अथवा डिवेंचर के रूप में प्राप्त धनराशि, यानी कि राज्य सरकार के अलावा किसी और सोर्स से कोई लोन लिया है, कोई डिवेंचर के रूप में धनराशि प्राप्त हुई है, तो वह भी इस कोष में शामिल की जाएगी। विभिन्न शुल्क एवं टोल आदि से प्राप्त धनराशि, भूमि और भवन आदि के निस्तारण से प्राप्त हुई धनराशि, और अंत में रेंट या प्रॉफिट के रूप में प्राप्त कोई धनराशि। अगर प्राधिकरण को कोई रेंट मिल रहा है या कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो सारा भी इस कोष में सम्मिलित किया जाएगा। ये सारी प्राप्त धनराशियाँ प्राधिकरण के कोष में जमा की जाएंगी और उससे प्राधिकरण के सारे खर्चे किए जाएंगे।
भाई खर्चे करने के लिए कोई फंड तो होना चाहिए ना, कोई इनकम। तो ये सारी धनराशि प्राधिकरण के कोष में जमा होगी, उससे प्राधिकरण अपने खर्चे करेगा। प्राधिकरण इस कोष में से जितना पैसा चाहे एक्सपेंसेस के लिए रोक सकता है और उस पैसे को वो किसी शेड्यूल्ड बैंक के अकाउंट में रख लेगा। जितना उसे लगता है कि इतने खर्चे हो सकते हैं तो इतना पैसा वो बैंक अकाउंट में रख लेगा, और वो बैंक शेड्यूल्ड बैंक होना चाहिए, और बाकी पैसे को वो कहीं इन्वेस्ट कर देगा। धारा 21 में यह प्रावधान किया गया है कि प्राधिकरण हर साल अपना एक बजट तैयार करेगा। बजट क्या कि उसमें कहाँ कहाँ से आय होगी, कहाँ कहाँ पर उसे व्यय करना है, इसका एक अनुमान लगाएगा और एक अनुमानित बजट तैयार करेगा। धारा 22 प्राधिकरण को अकाउंट्स रखने, बैलेंस शीट बनाने और उनके ऑडिट कराने का प्रावधान करती है। प्राधिकरण हर साल एग्जामिनर लोकल फंड अकाउंट्स से अपना ऑडिट करवाएगा, हर साल। लेकिन धारा 22 की उपधारा 2 का परंतुक ये प्रावधान भी करता है कि राज्य सरकार उपरोक्त एग्जामिनर लोकल फंड अकाउंट से प्राधिकरण का ऑडिट कराने की बजाय महालेखाकार उत्तर प्रदेश या फिर नियंत्रक एवं महालेखाकार भारत यानी कि कैग से या किसी भी अन्य ऑडिटर से, जिसे भी राज्य सरकार ठीक समझे, उसका ऑडिट करा सकती है। धारा 23 एक एनुअल रिपोर्ट का प्रावधान करती है, जिसे प्राधिकरण हर साल तैयार करेगा। यानी कि प्राधिकरण हर साल एक एनुअल रिपोर्ट तैयार करेगा। इस रिपोर्ट में प्राधिकरण की साल भर की हुई सारी एक्टिविटीज़ बतलाई जाएंगी कि प्राधिकरण ने पूरे साल क्या क्या किया, उसकी ये रिपोर्ट बनाई जाएगी। और इस रिपोर्ट को प्राधिकरण राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा। फिर ऐसी रिपोर्ट विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष भी प्रस्तुत की जाएगी। अंत में धारा 24 ये प्रावधानित करती है कि विकास प्राधिकरण अपने होल टाइम पेड मेंबर्स के लिए तथा अपने सारे अधिकारियों और कर्मचारियों के लाभ के लिए एक ऐसी पेंशन अथवा भविष्य निधि की व्यवस्था कर सकेगी। धारा 24 की उपधारा 2 में ये बतलाया गया है कि जहां ऐसी पेंशन या प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था की जाए, वहां राज्य सरकार ये डिक्लेयर कर सकेगी कि प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के उपबंध इस निधि पर वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड पर लागू होते हैं। धारा 24 में ये बताया गया है कि विकास प्राधिकरण में जो भी अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो भी होल टाइम पेड मेंबर्स हैं, उनके लिए एक पेंशन स्कीम की व्यवस्था की जाएगी, एक प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था की जाएगी ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रह सके। और जहां पर ऐसी पेंशन या प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था की जाती है, वहां पे राज्य सरकार चाहे तो ये डिक्लेयर कर सकती है कि प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के उपबंध इस पर वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे गवर्नमेंट के प्रोविडेंट फंड पर लागू होते हैं। इस प्रकार हमने धारा 17 से धारा 24 तक का अध्ययन किया। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे अन्य व्यक्तियों को भी शेयर करें ताकि उनको भी ये वीडियो सुनने का अवसर प्राप्त हो सके। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब अपने उद्देश्य में सफल हों। ईश्वर आप सबको सफलता प्रदान करें। धन्यवाद।